नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशंसा हाजिर हूं इस हफ्ते के सारे सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो देर किस बात की, रंगमंच से पर्दा हटाते हैं और दिखाते हैं आपको इस हफ्ते की सारी सियासी हलचलें। जाति साधे सब सधे, इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत भी कुछ इसी लाइन पर चल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सम्मेलनों की गूंज है। सम्मेलन के जरिए टारगेट है जातीय समीकरण साधना। शिवराज सरकार ने ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया तो कांग्रेस ने इसे सरकार बचाने की छटपटाहट करा दिया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 2023 का चुनाव कई मामलों में अलग दिखाई पड़ रहा है। अब तक जनहित के मुद्दों पर होती आई मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई जाति समीकरणों पर फोकस होती जा रही है। जातिवाद में उलझे उत्तर प्रदेश की राजनीति जैसे हालात मध्य प्रदेश में भी बनते दिखाई दे रहे हैं। एमपी में पहली बार सामाजिक समीकरणों पर जोर है। राजधानी भोपाल में एक एक कर सामाजिक सम्मेलन हो रहे हैं। सामाजिक संगठन शक्ति प्रदर्शन कर अपनी मांगे मनवा रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दल भी उन पर मेहरबान है। हमने पहले ये तय कर दिया कि सभी पाठ्य पुस्तकों में भगवान परशुराम जी की पूरी जीवन गाथा पढ़ाई जाएगी। मंदिरों की कोई जमीन कलेक्टर नीलाम नहीं करेगा, पुजारी जी नीलाम करेंगे। जितने संस्कृत के छात्रावासी विद्यार्थी हैं उनको 1 से 5 तक को 8,000 रुपया और 6 से 12 तक को 10,000 रुपया उस काम के लिए प्रदान किया जाएगा। हमने तय किया भगवान परशुराम जयंती के दिन शासकीय अवकाश रहेगा। आज मध्य प्रदेश में लगभग 55% ओबीसी है और ओबीसी वर्ग अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। मैंने शुरुआत करी कि 27% दिया जाए, 27% आरक्षण हुआ। हमारी सरकार आएगी, हम जातिगत मतगणना कराएंगे। तो मैं तो आपसे इतना कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता हमारा पिछड़ा वर्ग है, हमारा ओबीसी है। हम मिलकर प्रदेश को एक सही पटरी पर लाएंगे। दोनों ही पार्टियां इस मामले को लेकर आमने सामने भी है। बीजेपी का दावा है कि प्रदेश का हर वर्ग उसके साथ है। सामाजिक सम्मेलनों में जो भी ऐलान सरकार कर रही है उसके कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। वोट के लिए जाति और धर्म की आड़ लेना कांग्रेस की संस्कृति है, न कि बीजेपी की। तो वहीं कांग्रेस इसे सरकार बचवाने की छटपटाहट करार दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को एहसास हो गया है कि वो सत्ता में वापस लौटने वाली नहीं है, इसीलिए वो अब इस तरह के जतन कर रही है। बड़ी तकलीफ हो रही है कांग्रेस को, क्योंकि उनके दरवाजे पे कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि संभावनाएं कहीं दिखती नहीं है। लोग वहां जाते हैं जहां संभावनाएं होती हैं। संभावनाएं 2023 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बनने की है। जो भी संगठन है उनको एक अपेक्षा होती है, ये पच नहीं पा रहा है कांग्रेस से, ये पीड़ा है उनको। कोई जाति हो, सब प्रताड़ित हैं। ब्राह्मण से लेके आदिवासी लेके एससी से लेके ओबीसी ठाकुर सब प्रताड़ित हैं और प्रताड़ना के आधार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट करेंगे। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस सरकार आएगी। मध्य प्रदेश में जाति समीकरणों पर ज्यादा जोर भले ही पहली बार दिया जा रहा हो, चुनाव नतीजे पहले भी इन समीकरणों से प्रभावित होते आए हैं। 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई तो इसमें आदिवासी वोटों की एकजुटता का बड़ा योगदान था। इस बार दोनों पार्टियां आदिवासियों को साधने के साथ बाकी वर्गों को भी अपने पाले में लाने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें किसको कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। कहते हैं माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है। यही बड़प्पन दिखाते हुए बीजेपी ने पार्टी से बगावत करने वाले नेताओं को माफ कर दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी अपने रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने में भी जुट गई है। लेकिन बागियों की घर वापसी के क्या है सियासी मायने, क्यों दोनों पार्टियां बागियों को मनाने में जुट गई हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी और कांग्रेस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके लिए दोनों पार्टियां एक साथ कई प्लान पर काम कर रही हैं। उन्हीं में एक प्लान घर वापसी का तैयार हो गया है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह रूठे और नाराज नेताओं को मनाने निकले हैं, तो बीजेपी ने अपने उन सभी नेताओं को पार्टी में वापस लाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिन्हें बगावत, भीतरघात और अनुशासनहीनता के आरोप पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। बीजेपी अनुशासन समिति माफीनामा लिखवाकर इन सभी नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है।
बीजेपी इसे अपनों की घर वापसी बता रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा और व्यापक परिवार है। 18 करोड़ हमारे सदस्य हैं और इस परिवार में पार्टी संगठन तय करता है समय काल परिस्थिति के अनुरूप जैसी आवश्यकता होती है, और यदि परिवार के कोई सदस्य किसी प्रकार की त्रुटि भूल चूक करता है और समय पर उसको सुधार करता तो है तो इस परिवार का हिस्सा। तो संगठन का निर्णय और संगठन का निर्णय हम सब कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि होता है। हालांकि ऐसी ही कोशिशें कांग्रेस भी कर रही, लेकिन वो बीजेपी के घर वापसी अभियान पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को 2023 के चुनाव में अपनी हालत पतली होने का अंदाजा हो चुका है, इसलिए वो इस तरह के सारे जतन कर रही है। कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं को कांग्रेस ले नहीं रही, इसलिए ये माफी मांगकर बीजेपी में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चूल्हें हिल गई हैं। उनको पता है कि नाव में छेद हो चुके हैं, नाव डूबने वाली है, तो अब छेद भरने के लिए एक एक पेबंद लगाने का काम कर। जिन लोगों ने इनकी एक शब्द है मैक ठोकी थी, मतलब उनकी भी जरूरत अब इनको पड़ रही है और माफी मंगा के ले रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो किसी को लेगी नहीं। ये कह चुके हैं दिग्विजय सिंह जी कि कोई भी नेता जो गया उसको वापस नहीं लेंगे। ये फर्क है बीजेपी और कांग्रेस। मध्य प्रदेश में बीजेपी हर हाल में सत्ता में वापसी के जतन कर रही है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स और हाल ही में आए कर्नाटक के परिणामों ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। बीजेपी मध्य प्रदेश में 200 के पार और 51% वोट बैंक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए वो हर जतन कर रही है। अपनों की घर वापसी उसी का एक हिस्सा है। प्रीतम लोधी, सिद्धार्थ मलैया, धीरज पटेरिया जैसे नेताओं की घर वापसी करा चुकी बीजेपी निकाय और पंचायत चुनाव में बगावत और भीतरघात के आरोप में निकाले गए नेताओं को माफी दे रही है। देखना ये है कि इसमें उसे कितनी कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनावी मैदान तैयार कर रही है, लेकिन चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, इस पर चर्चा अभी भी गर्म है। कोई कमलनाथ को भावी सीएम बताता है तो कोई कहता है विधायक ही सीएम को चुनते हैं। इस बार क्यों छिड़ी मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम फेस पर सियासत, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सीएम के फेस को लेकर सियासत थम नहीं रही। सीएम फेस पर कांग्रेस कंफ्यूज है। कमलनाथ के समर्थक उन्हें भावी अवश्यम भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो कमलनाथ के विरोधी नेता कह रहे हैं कि सीएम कौन बनेगा ये कांग्रेस के विधायक और हाईकमान की मर्जी से होगा। कांग्रेसी इस पर आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहाँ स्टेट्स होती है वहाँ कभी चेहरा घोषित नहीं करती। मध्य प्रदेश में कोई चेहरा नहीं। कांग्रेस की परंपरा रही है कि विधायक दल चुनता है। अब कोई अपने आप को इस तरह से कहता भी नहीं है कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूँ। अब हमें कह दिया हमने सीएम फिर ये व्यक्ति है और वो चुनाव हार गया, फिर क्या होगा? सबने हाथ उठाकर कहा था कि कोई चर्चा नहीं होगी मुख्यमंत्री के चेहरे पे। हमारे नेता कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी कभी कभी भूल जाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना? इसमें कौन सी बेचैनी है? अंत में वो चेहरा होगा जिसको जनता स्वीकार करती है। कांग्रेस की इस कलह पर बीजेपी तंज कस रही है। ताजा बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान का सामने आया। सीएम ने कहा कि शादी तय नहीं, लोग शेरवानी पहनकर घूम रहे। नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है, फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना? अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, ये लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कुछ इसी अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के पास जनता की पसंद वाले शिवराज का चेहरा है, जबकि कांग्रेस कंफ्यूज है कि वो सेहरा किसके सिर बांधे। जनता ने तो शिवराज जी को पिछले 20 साल से तय करके रखा है। जनता के मतों में कांग्रेस 20 साल में हमसे आगे नहीं निकली। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस से ज्यादा वोट शिवराज सिंह जी के ही आए थे, भारतीय जनता पार्टी के ही आए थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तंज का जवाब भी कमलनाथ के करीबी कांग्रेस विधायक सज्जन वर्मा ने उसी अंदाज में दिया है। शिवराज सिंह चौहान को शायद
हिंदू धर्म के रीति रिवाज ज़्यादा पते नहीं है। जब कोई माँ बाप अपने बेटे बेटी का रिश्ता तय करते हैं, उसके पहले शादी की तैयारी में शेरवानी, सूट, कई तरह के कपड़े पहले से सिलवाने का इंतज़ाम कर लेते हैं। और मध्य प्रदेश की जनता ने ये तय कर लिया है, ये रिश्ता, कि हम इस बार कांग्रेस की बारात में नए कपड़े पहन के जाएंगे। मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी लड़ाई नीति के साथ नेतृत्व के मुद्दे पर भी लड़ी जा रही है। मतलब साफ है कि सरकार बनी तो सीएम कौन होगा, ये भी चुनावी मुद्दा होगा। बीजेपी से शिवराज के नाम पर कोई संशय नहीं है, लेकिन कांग्रेस में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। कमलनाथ खुद को तो भावी सीएम मानते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ही उनके नाम पर सहमति नहीं जता रहा। ऐसे में बिना दूल्हे की कांग्रेस की चुनावी बारात कैसी होगी, ये देखने लायक होगा। सरकार बन भी गई तो सीएम की कुर्सी के लिए कितनी सिर फुटबॉल मचेगी। फिर सिंधिया गुट जैसी कोई बगावत नहीं होगी। पंजाब के अमरिंदर सिद्धू, छत्तीसगढ़ के भूपेश सिंहदेव, राजस्थान के गहलोत पायलट जैसे विवाद पैदा नहीं होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में चुनावी बयार है और वादों की बौछार चल रही है। सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्षी कांग्रेस, वोटर्स को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दोनों के पास वोटर्स को लुभाने एक नहीं अनेक योजनाएं हैं। दोनों इनके प्रचार प्रसार में जुटी हैं। जून के महीने में दोनों इसके लिए विशेष अभियान चला रही हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनावी बयार है और वादों की बौछार चल रही है। सत्ताधारी बीजेपी हो या विपक्षी कांग्रेस, वोटर्स को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। दोनों के पास वोटर्स को लुभाने एक नहीं अनेक योजनाएं हैं। दोनों इनके प्रचार प्रसार में जुटी हैं। जून के महीने में दोनों इसके लिए विशेष अभियान चला रही है। शिवराज सरकार 10 जून को लाडली बहना योजना की राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करेगी। शिवराज सरकार 3 दिन तक लाडली उत्सव मनाने जा रही है। 15 जून को किसानों के खाते में फसल बीमा और ब्याज माफी की रकम ट्रांसफर की जाएगी। 15 जून को शिवराज सरकार की सीखो और कमाओ योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 12 जून को कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जबलपुर से चुनावी शंखनाद करने जा रही हैं। कांग्रेस नारी सम्मान योजना पर खास फोकस करने जा रही। कांग्रेस 15 जून से कमलनाथ संदेश यात्रा शुरू करने जा रही है। कमलनाथ संदेश यात्रा में कांग्रेस के चुनावी वादे दोहराएंगे। कर्ज माफी, पुरानी पेंशन मुफ्त और सस्ती बिजली, ओबीसी आरक्षण का वादा करेगी कांग्रेस। कांग्रेस कर्नाटक के नतीजों से अति उत्साहित है और नारा दे रही है, कर्नाटक में किया, MP में कर दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस को यही स्लोगन भारी पड़ रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही कई ऐसी शर्तें जुड़ गई हैं, जिससे प्रति यूनिट बिजली काफी महंगी हो गई है। इसको लेकर वहां लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये कांग्रेस की कथनी और करनी का नमूना है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पहले यही किया, फिर यही करने वाली है। वो गाना था ना पुराना, आपने सुना होगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कांग्रेस के लिए ये कर्नाटक में ये कांग्रेस जो बिजली माफी की बातें करती थी और बिजली के बिल बढ़ा दिए, इससे ज्यादा देश की जनता को समझने के लिए कोई बात हो नहीं सकती और इससे ज्यादा निंदा की कोई बात नहीं हो सकती। लगातार जनता को धोखा देना, किसान को धोखा देना, नौजवान को धोखा देना। आप कल्पना करें, मध्य प्रदेश में यही बात राहुल गांधी जी कह गए थे, 2 लाख का 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ना 2 लाख रुपए माफ हुए, ना मुख्यमंत्री बदला। यही स्थिति नौजवान के बेरोजगारी भत्ते की थी, यही कन्यादान के विवाह की। यहाँ भी कहा था कि अपने लिखित में जो इनके घोषणा पत्र था उसमें स्पष्ट रूप से वचन पत्र में डीजल पेट्रोल की कीमत कम करने का कहा और नहीं करा। इसके जवाब में कांग्रेस ब्याज माफी को लेकर बीजेपी को घेर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसानों के खाते में पैसा डालने आ रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ट्वीट कर बीजेपी को 2008 में किया गया कर्ज माफी का वादा याद दिलाया है। कांग्रेस के दूसरे नेता भी कर्नाटक की आड़ में किए जा रहे बीजेपी के हमलों पर पलटवार कर रहे हैं। जनता देश की 15 लाख रुपए सबके खाते में आने का आज तक इंतजार कर रही है। जनता देश की हर नवयुवक को रोजगार की बात करने वाली बीजेपी की राह आज तक टक रही है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कर्ज माफी का वादा किया था कमलनाथ जी ने, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। इसलिए बीजेपी
प्रदेश की जनता को और खास तौर पे महिलाओं को गुमराह नहीं कर सकती। जो हमने 5 वचन आदरणीय कमलनाथ जी ने इस प्रदेश की लोगों को दिए हैं, जनता को दिए हैं, वो पूरे होंगे। बहरहाल चुनावी वादों को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी सत्ता में है इसलिए वो अपने वादों का क्रियान्वयन भी करती जा रही, जबकि कांग्रेस फिलहाल सिर्फ भरोसा ही दिला सकती है। 2018 में कांग्रेस का वचन पत्र चुनाव में गेम चेंजर साबित हुआ था। वचन पत्र में शामिल कर्ज माफी के वादे से बड़ा चुनावी फायदा मिला था, लेकिन सरकार बनने पर की गई आधी अधूरी कर्ज माफी ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके साथ ही उसका बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भी झूठा निकला। अब कांग्रेस फिर से नए वादे तो कर रही है, लेकिन जनता इस बार कितना भरोसा करती है ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण और जातिगत सर्वेक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस मामले में केंद्र सरकार को घेरा है। सीएम बघेल ने छत्तीसगढ़ में आर्थिक और जातिगत सर्वेक्षण के आधार पर केंद्र पर हमला बोला। देखिए एक रिपोर्ट। देश में 2011 से जनगणना नहीं हो पाई है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की भी कोई नई रिपोर्ट नहीं है। इसी बीच सुगबुगाहट है कि केंद्र सरकार डिजिटल सर्वेक्षण कराने जा रही है और केंद्र सरकार की इसी तैयारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से प्रदेश में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने का काम शुरू किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर समाज के हर वर्ग को विकास के साथ जोड़ने का दावा कर रही है। केंद्र सरकार की तैयारियों पर मुख्यमंत्री का कहना है कि केंद्र सरकार चाहती ही नहीं है कि जनगणना हो। कुल मिला के कि जनगणना नहीं होगी, दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, योजनाएं बनेगी कैसे? भाई खड़गे जी, राहुल जी लगातार ये मांग कर रहे हैं, दूसरे विपक्षी दल के लोग मांग कर रहे हैं जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इन 75 सालों में जहां हम लोग पहुंचे हैं, ऐसे चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, अपर क्लास के लोग हो, माइनॉरिटी हो, उसमें भी बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जो पिछड़ गई। तो जब तक कि उसका सामाजिक सर्वेक्षण नहीं होगा, आर्थिक सर्वेक्षण नहीं होगा, तो पता कैसे चलेगा? कि अपर क्लास में भी देखें बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में तो आते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कमज़ोर हो गया। तो आपके पास यदि डाटा होगा, घर घर जब तक कि नहीं जाएंगे तब तक कि आप जानकारी कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? जब आपके पास कोई जानकारी नहीं होगी तो योजना किस प्रकार से बनाएंगे? तो वहीं सीएम भूपेश बघेल के सवालों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए राज्य सरकार को अपने काम पर नजर रखने की सलाह दे डाली। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जवाब में कहा है कि केंद्र की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री को अपने राज्य की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को बने 9 साल हो गए। अब इन 9 सालों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश के जनता के हित में व्यापक निर्णय लिए और देश के 130 करोड़ जनता के हित में निर्णय लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार काम कर रही है। अब भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को धोखा देने और ठगने का काम किए हैं, वो इस पर उन्हें प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई अधिकार नहीं है। 2011 के बाद से देश में ना तो जनगणना हुई है, ना ही जाति या आर्थिक सर्वेक्षण हुआ। लिहाजा मुख्यमंत्री इस मसले पर लगातार केंद्र सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण भी कराया जा रहा है। मतलब साफ है कि जनगणना, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण के नाम पर मुख्यमंत्री का ये दांव दूर की कौड़ी है, जिसे कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी जद्दोजहद के बीच सीएम चेहरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। इस बार पलड़ा कांग्रेस का भारी है और कांग्रेस सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी पर सवाल दाग रही है, जबकि बीजेपी की सुई पार्लियामेंट्री बोर्ड पर अटकी हुई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनावी संग्राम को जीतने की तैयारियों में लगे हैं। जनता को लुभाने के सभी जतन किए जा रहे हैं।
इसके साथ ही इस बार का चुनावी दूल्हा यानी सीएम फेस को लेकर दोनों दलों के बीच सवाल जवाब के साथ आरोपों के तीर चल रहे हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस हाईकमान की मंशा को समझे तो सीएम चेहरे के रूप में भूपेश बघेल तय हैं। ऐसे में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। यही वजह है कि अब सत्ता पक्ष बीजेपी से सीएम फेस को लेकर सवाल दाग रहा है। सत्ता पक्ष का कहना है कि बीजेपी चेहरा तय नहीं कर पा रही। सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि अगर भाजपा ने केंद्र के नेतृत्व के सहारे चुनाव लड़ा तो हार कर्नाटक की तरह होगी। तो ये सवाल तो उन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे हैं। 15 साल के मुख्यमंत्री को बिल्कुल पीछे धकेल के रख दिया गया और ना सामने कौन आएगा वो 2-2 बार बदल चुके हैं। तो पहले विष्णुदेव सहायक बदल दिए, फिर अरुण साहू जी आ गए, धर्मलाल कौशिक जी थे उसको बदल दिए, नारायण चंदेल जी आ गए। तो अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है इनका। ये कि केंद्रीय नेतृत्व के सहारे में कर्नाटक में चुनाव लड़के देख लिए, क्या शुभ है, बस यही होने वाला है। वहीं भाजपा भी भूपेश सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूकी। बीजेपी का आरोप है कि भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार, अपराध, नशा और धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता में कांग्रेस को लेकर जो आक्रोश है उससे ध्यान भटकाने के लिए सीएम भूपेश इस तरह की बातें कर रहे हैं। रही बात बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरे की, तो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है, हर वर्ग को ठगने का काम, धोखा देने का काम किया है। आज राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया है, नशे का गढ़ बना दिया है। और इसलिए आज छत्तीसगढ़ की जनता में जो कांग्रेस की सरकार को लेकर आक्रोश है, उससे ध्यान भटकाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस प्रकार की बात कर रहे हैं। कौन चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेकर, कमल निशान लेकर आज चुनाव के मैदान में है और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अब चुनावी साल में चेहरे पर सियासत लाजमी है, क्योंकि एक दूसरे के सीएम फेस तय होने के बाद चुनावी रणनीतियां तय की जाती हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी सीएम भूपेश को टक्कर देने के लिए किसे मैदान में उतारती है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। किसानों के हित में केंद्र सरकार की कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। कई फसलों की MSP में इजाफा किया गया है। केंद्र के इस फैसले पर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। देखिए रिपोर्ट। किसानों के हित में केंद्र सरकार का फैसला। मूंग, अरहर और धान समेत 17 फसलों की MSP बढ़ाई गई। बढ़ी हुई कीमतों पर फसल बेच पाएंगे किसान। बड़े स्तर पर किसानों का होगा फायदा। तुअर दाल की MSP में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। धान की MSP 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2183 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग की MSP में सर्वाधिक 803 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। अब मूंग की MSP 8,558 रुपए प्रति क्विंटल। पूर्व सीएम और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र के इस फैसले पर उन्हें बधाई दी है और कहा कि ये किसानों के सशक्तिकरण की तरफ बढ़ाया कदम है। केंद्र सरकार कस्टम मिलिंग का हर साल 23,000 करोड़ छत्तीसगढ़ सरकार को देगी। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार के समय ये स्थिति नहीं थी। कांग्रेस अपने शासनकाल में भूल गई थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि भी होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को हित में रखते हुए न केवल बड़े फैसले लेते हैं, बल्कि हर साल किसानों को नई सौगात देने का काम करते हैं। प्रति वर्ष अब किसानों को छत्तीसगढ़ में 23,000 करोड़ रुपया यानी 107 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से यदि देखा जाए तो केंद्र से प्राप्त होगा। यानी 23,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की राशि मिलेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी राशि है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के समर्थन में दिया जाता है। कांग्रेस की जब सरकार 10 साल थी तब तो वो भूल गए थे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि भी होती है। उनके 10 साल की तुलना करें और अभी की मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ, 14-15 में 1,300 से बढ़ के 2,183 रुपया हो गया। ये अपने आप में मोदी जी के किसानों के लिए जो वादा किया था उसकी उपलब्धि रही है और ये लगातार हर साल वृद्धि होती रही। मनमोहन सिंह की सरकार में ये स्थिति नहीं थी।
केंद्र के इस निर्णय पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को खुलेआम मंच पर डिबेट करने की चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो वह खुले मंच पर डिबेट कर ले कि उनके 9 साल और मोदी जी के 9 सालों में किसका कितना एमएसपी बढ़ा है। अगर है हिम्मत तो डिबेट कर लें कि उनके 9 साल और मोदी के 9 साल में एमएसपी किसका कितना बढ़ा है। अगर हिम्मत है तो माफी मांगने के लिए तैयार रहें। भारत सरकार ने 2014 के एमएसपी से 3 गुना, 2 गुना, 4 गुना बढ़ाया है दलहन तिलहन, जो इन्होंने कभी दिया नहीं। ये क्या बोलेंगे? प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने केंद्र के इस फैसले को ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एमएसपी में इतना इजाफा ना काफी है। वहीं मंत्री गिरिराज सिंह की चुनौती को स्वीकारते हुए कहा कि वे मंच बता दें, डिबेट के लिए तैयार हो। मुख्यमंत्री ने कहा पेट्रोल, डीजल, कृषि यंत्र, रासायनिक उत्पाद इन सभी में इजाफा हो गया, लेकिन किसानों की एमएसपी में इजाफा ज्यादा न करना इनकी किसान विरोधी मानसिकता को स्पष्ट करता है। हरियाणा किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी मिले, एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात यह है, पिछले समय आप याद करो 5 साल पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था धान की कीमत, और अभी कितना बढ़ाया? 7%। उसमें कितना राशि कितना हुआ? 143 रुपया। मतलब 5 साल में डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ गए, रासायनिक खादों के और दवाइयों के भाव बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले जितना बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे इस समय 300 रुपये के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि 200 रुपये 5 साल पहले बढ़ाए थे, इस समय बढ़ेगा। लेते किसान विरोधी ये सरकार है, इस बात से स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल उस चुनौती स्वीकार करते हैं। किस मंच में आना चाहते हैं बता दे। यूपीए सरकार में कितना धान का भाव बढ़ा और एनडीए सरकार में कितने भाव बढ़ा? 10 साल उनके भी हो रहे हैं, 10 साल हमारे भी थे। उसमें कितना % एमएसपी बढ़ा और इस समय कितना बढ़ा, ये हम बात करने के तैयार हैं। उस समय डीजल के भाव क्या थे और इस समय क्या है। एमएसपी में इजाफा कर एक तरफ जहां केंद्र सरकार खुद को किसान हितैषी बता रही, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार उन्हें किसान विरोधी मानसिकता की सरकार कह रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या केंद्र के इस फैसले से किसान वाकई खुश है, या एक बार फिर किसान खुद को सियासत का शिकार ही महसूस कर रहा है। किसान किसके साथ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ING 24 के लिए रायपुर से ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलों के साथ।